हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज से फिर हम टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यह हमारा जो क्लास है आज का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका था, उसमें से टोटल क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने वो 15 क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है आप जाकर देख लीजिए। उनसे बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। हम बहुत कुछ ट्रिक बताएं, कुछ लॉजिकल चीज़ें बताएं और वो जो है नंबर सिस्टम से लेकर HCF LCM तक का जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता था टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए, उसको शामिल किए। ठीक, अब आज हमारा दूसरा क्लास है और इस दूसरे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतना तक लेकर जाएंगे, ठीक, इस सीरीज को। तो उसी को देखिए ध्यान में रखते हुए आज 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ये क्वेश्चन एक एवरेज का है और ये एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज कर जाते हैं लेकिन और कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और आंसर बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि n लगातार सम संख्याओं का औसत जो है 48 है। तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, n लगातार सम या विषम संख्या, यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा हूँ, सम आए मेरे भाई या फिर विषम संख्या आए। एक और लिख देता हूँ मैं, सम आए या विषम आए, ठीक है ना। तो आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछेगा तो जनरली यही दोनों पूछा जाता है, लेकिन आप हो सकता है बड़ी और छोटी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है कि नहीं, उसका योगफल भी पूछ सकता है। तो आप बड़ी और छोटी संख्या निकाल लीजिएगा तो आसानी से जो पूछेगा वो बता दीजिएगा। तो देखिए जब भी n लगातार सम संख्याओं का आपको औसत दिया रहेगा ना, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। बड़ी n लगातार सम, बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर लिखिएगा, बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n-1, ठीक, इतना होता है। और छोटी संख्या जो होता है उसका फॉर्मूला होता है छोटी संख्या बराबर औसत माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ हो जाएगा, औसत माइनस n-1, ठीक। छोटी संख्या में माइनस हो जाएगा और बड़ी संख्या में प्लस रहेगा, बाकी n-1 n-1 दोनों में। जब भी लिख लीजिए आप नोट्स में अपना कि n लगातार सम संख्याओं का औसत यदि दिया रहेगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का ये शॉर्टकट ट्रिक है। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पर। तो बड़ी संख्या क्या होता है, औसत प्लस n-1। औसत कितना है मेरे भाई, 48 है, 48 प्लस n-1। n आपको दिया रहेगा, n लगातार संख्याओं, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, ठीक है ना, 15 मान लेते हैं, 15 ले लेते हैं, कुछ भी नंबर। तो औसत प्लस n-1, n का मान कितना, 15 लगातार बोल रहा, तो 15-1 क्या हो जाएगा, 48 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक, 62, ठीक। बड़ी सबसे बड़ी संख्या 62 आ गया, ठीक है ना। और छोटी संख्या फिर दूसरा हम पूछ रहा हूँ, छोटी संख्या निकाल लेंगे, औसत माइनस n-1, तो सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ, 48 माइनस 15-1 क्या हो जाएगा, 48 माइनस 14 बराबर कितना होगा, 34 हो जाएगा, ठीक। छोटी संख्या जो है वो हो जाएगा 14 और बड़ी 34 और बड़ी संख्या जो हो जाएगा 62। आप लिख लीजिएगा नोट्स में, n लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया है रहे तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना।
इतना होता है। ठीक, याद करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने 16 नंबर क्वेश्चन किया उसी तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। बोल रहा हूँ 13 लगातार विषम संख्याओं का औसत। उस वक्त क्या था मेरे भाई, वहाँ पर नीचे में जो विषम लिखे ना वो फार्मूला के लिए लिखे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि n लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा तो बड़ी और छोटी संख्या का, ठीक है ना। तो अब बोल रहा 13 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 39 है, तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का गुणनफल पूछ रहा हूँ। बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का गुणनफल देखिए, फिर वही फार्मूला आपको बताएं कि n लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा तो बड़ी संख्या का फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या बराबर क्या होता है मेरे भाई, बोलिएगा, औसत प्लस n-1 होता है। औसत प्लस n-1, तो औसत कितना है मेरे भाई, 39 है। 39 प्लस n-1, n कितना है 13-1, तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 12 कितना हो जाएगा 51। 51 सबसे बड़ी संख्याएं आ गई। ठीक, अब जो है छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या का फॉर्मूला लिख लेंगे। छोटी संख्या बराबर क्या होता है, हो जाएगा, और सिर्फ माइनस हो जाता है यहाँ, औसत माइनस n-1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 39 माइनस 13-1 होगा। उसके बाद हम करेंगे कितना हो जाएगा 39 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या 27 आएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या जो है 51 आएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि दोनों संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल यानी 51 × 27 होगा, तो आप इसको निकाल लीजिए। 27 मल्टीप्लाई करेंगे 135 होगा, तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 1 3, 1377 आएगा बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का गुणनफल। ठीक है ना, इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है एवरेज का ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले दो क्वेश्चन में मैंने 16 नंबर और 17 नंबर में क्या बताया कि n लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया रहेगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसमें बोल रहा 25 लगातार संख्या का औसत, यहाँ पे ना सम बोला है ना विषम बोला है, तो 25 लगातार संख्या का औसत दे दिया है आपको 42 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपसे पूछा है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें भी बस वही फार्मूला जो लगाए हैं ना वही फार्मूला होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। और थोड़ा सा चेंज का मतलब, और वहाँ पे बड़ी संख्या पढ़े थे औसत प्लस n-1 होता है ना, लेकिन यहाँ औसत प्लस n-1/2 हो जाएगा, सिर्फ 2 से भागा हो जाएगा, और छोटी संख्या भी n-1/2 भागा हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n नोट्स में अपने लिख लीजिए इस तरीके का ट्रिक, n लगातार, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए, n लगातार संख्या का, इस बार ना सम संख्याएं बोल रहा है ना विषम संख्या, सिर्फ संख्या बोल रहा है, n लगातार संख्या का औसत दिया हो, संख्या का औसत दिया हो तो बड़ी संख्या बराबर होता है, बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n-1/2। ध्यान रखिएगा n-1/2 होता है, सिर्फ n-1 में 2 से डिवाइड करना, सब में मत कर देना है कि एवरेज में भी कर दिए औसत में भी। अब छोटी संख्या क्या होगा मेरे भाई, छोटी संख्या बस वही हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, और क्या, छोटी संख्या हो जाएगा औसत माइनस n-1/2, बस
हो गया। थोड़ा सा चेंज आया कि 2 से डिवाइड करना पड़ा। अब देखिए इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। बोल रहा 25 लगातार संख्याओं का औसत जो है 42 दिया, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तो सम बोल रहा है, विषम बोल रहा है, या फिर सिर्फ ऐसे ही सिंपल दे दिया। तो बड़ी संख्या बराबर क्या करिएगा, आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। बड़ी संख्या बराबर लिख देता हूँ पहला बार, औसत प्लस n-1/2। तो औसत कितना है मेरे भाई, आपको 42 दिया हुआ, तो 42 प्लस n-1/2, n का मान 25 हो जाएगा, तो 25 - 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 42 प्लस 24 में 25 में 1 घटाएंगे 24 होगा, 24 में 2 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 42 12 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बड़ी संख्या जो होगा 54 होगा। अब छोटी संख्या का फॉर्मूला लिख लेंगे। छोटी संख्या का फॉर्मूला लिख लेंगे, वही होता है औसत माइनस, सिर्फ माइनस कर देंगे, औसत माइनस n-1/2। ठीक, तो औसत कितना है 42 है, माइनस n-1/2, n का मान 25 - 1/2। अब यहाँ क्या होगा, 42 - 12, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। छोटी संख्या है, ठीक है ना, छोटी संख्या 30 होगा और बड़ी संख्या जो है 54 होगा। इसको याद रख लीजिएगा। पिछले 2 क्वेश्चन जो बताएं उसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और ये अभी एक क्वेश्चन बताएं, एक और बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला याद, फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला याद रखिएगा तो सब याद हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये भी एक एवरेज का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला जो एक और टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन नहीं रहा था, क्योंकि सम और विषम रहे तब ना दोनों पर बनाते, सिर्फ लगातार संख्या था, लगातार कुछ भी हो सकता है सम और विषम, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 एक हटकर क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा हूँ 10 व्यक्ति जो है एक जगह नाश्ता करने के लिए जाते हैं, ठीक, उसमें से 9 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है, ठीक। तो और बोल रहा है कि 10वां व्यक्ति जो है, 9 व्यक्ति देकर चला गया 30 रुपये, और 10वां व्यक्ति जो है सभी के औसत खर्च से 27 रुपया अधिक देता है, तो नाश्ते पर बोल रहा है कुल कितने रुपये खर्च हुए। देखिए इसको बनाने का बहुत सा तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो शॉर्टकट में बन जाए, और उसके बाद बेसिक भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ट्रिकी के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो टोटल व्यक्ति कितना है मेरे भाई, 10 व्यक्ति है। हम यदि एक व्यक्ति का जो है नाश्ते पर कितना रुपया खर्च हुआ वो निकाल लेते हैं, तो क्या सभी व्यक्ति का नाश्ते पर कितना खर्च हुआ नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। देखो बोल रहा, पहले निकाल लेते हैं एक व्यक्ति का खर्च, ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च, एक व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च, नाश्ते पर खर्च क्या है, प्रत्येक बोल रहा है कि 9 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है, यानी एक व्यक्ति का खर्च पहले निकालना पड़ेगा, तो मतलब 9 व्यक्ति जो है प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है। और उसके बाद फिर 10वां व्यक्ति जो है ना सभी के औसत खर्च से 27 रुपया दे देता है। पहले देखो 9 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है, मतलब 30 रुपया तो सबको देना ही पड़ेगा, 30 रुपया देकर चला जाता है। और जो 10वां व्यक्ति जो है ना वो है 27 रुपया अधिक देता है, तो 27 रुपया अधिक देता है, कितना के बदले वो देता है मेरे भाई, तो बोलिएगा 9 के बदले देता है। वो 27 रुपया अधिक किसके बदली देता है, वो जो 9 व्यक्ति इसका था वो खाकर निकल गया, उसी के तो बदली दे रहा है ना। तो टोटल 27 रुपया अधिक देता है, तो कितना व्यक्ति के लिए, 9 व्यक्ति के लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 33 आ गया, 33 रुपया, 3 बार में काटेंगे, 30 + 3 33। एक व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च इतना आ गया 33 रुपया, तो 10 व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च कितना आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 330 रुपया आ जाएगा, हो गया। ये समझ में आया। अब देखिए बहुत ही इजी था।
नहीं तो बेसिक मेथड आपको बताते हैं। 10 व्यक्ति एक जगह नाश्ता के खर्च जाता है नाश्ता करने के लिए, मान लेते हैं 10 व्यक्ति जाता है, इसका औसत जो खर्चा 100 रुपया होगा, ठीक। अब बोल रहा उनमें से 9 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है, 9 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है, तो कितना टोटल देकर जाता है? 270 रुपया लेकर जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 9 + 1 भी होगा, टोटल 10 व्यक्ति होगा, तो 9 व्यक्ति का हम लिख लेंगे, कितना होगा? तो 270 रुपया होगा, क्योंकि 9 × 30 करेंगे ना, प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है 9 व्यक्ति, तो 9 × 3 = 27, 270 रुपया। 9 व्यक्ति चला गया। अब एगो 10वां व्यक्ति बचा मेरे भाई, 10वां व्यक्ति लिख देते हैं M10, ये 10वां व्यक्ति M10 मान लेते हैं, ठीक। और बटे ये तो 10 तो होगा ही, बराबर ये जो है ना, अब जो है औसत खर्च से बोल रहा है 10वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 27 रुपये अधिक देता है। सभी के औसत खर्च कितना है मेरे भाई? X था, सभी का औसत खर्च इतना है ना। अब जो है ये जो है इससे 27 कितना देता है? 27 रुपया अधिक देता है 10वां व्यक्ति। तो ये कितना टोटल हो गया 9 व्यक्ति का? 270। ये मैंने हमको नहीं पता है कितना देता है, ये निकालना। औसत खर्च से पहले औसत कितना है? औसत 10 था, अब 27 रुपया अधिक देता है, मतलब X + 27। समझ में आया? X + सॉरी नहीं, इसमें कर सॉरी इसमें होगा X + 27 होगा। अब कितना हो जाएगा? X। समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10X = 270 + 27 + X हो जाएगा। अब 9X बराबर हो जाएगा 7, 9, 2, ठीक। अब X बराबर कितना? 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 33 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए X, ये 33 क्या है? X आया। X क्या था? एवरेज था, एवरेज था ना। तो अब पूछ रहा कुल नाश्ते पर कितने खर्च हुए, तो कुल ये 10 व्यक्ति का ये टोटल खर्चा होगा, तो कितना हो जाएगा? X × 10 हो जाएगा ना। तो इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 330 आ जाएगा ना, ठीक। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 10वां व्यक्ति जो है ना 27 रुपये अधिक देता औसत खर्च से, सभी के औसत खर्च, सभी का औसत खर्च X है, तो ये 10वां जो व्यक्ति बचेगा, तो ये औसत खर्च से 27 रुपये अधिक देगा, यानी औसत खर्च पहले X था, तो अभी X + 27 रुपया देगा ना। तो उसके बाद फिर X के बराबर बटे 10 बराबर X के बराबर कर देंगे, हो गया। X का मान यहाँ निकल जाएगा 33, यानी एवरेज निकलेगा। टोटल व्यक्ति जो है 10 है, तो टोटल रुपया निकल जाएगा ना, तो 330। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब देखिए फिर आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बदलाव आया है। वो है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए। बोल रहा 8 व्यक्ति जो है एक जगह नाश्ता करने के लिए जाते हैं, ठीक। उसमें से 7 व्यक्ति प्रत्येक 60 रुपया देकर चला जाता है, और 8वां व्यक्ति जो है सभी के औसत खर्च से जो है 28 रुपया कम देता है। इस बार जो है ना कम देता है, बोल रहा। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि अधिक देता है, ठीक है ना। जो लास्ट में व्यक्ति बचता है वो औसत खर्च से अधिक देता है, इसमें बोल रहा है कम देता है। तो पूछ रहा है नाश्ते पर कुल कितने खर्च, बस वही ट्रिक फॉर्मूला या अप्लाई करेंगे। या कम देता है तो माइनस का यूज होगा सिर्फ। तो देखिए पहले एक व्यक्ति का नाश्ते पर कितना खर्च हुआ निकाल लेंगे, फिर से लिखेंगे एक व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च क्या हो जाएगा। सब 7 व्यक्ति है, 60 रुपया देकर चला जाता है, 60 चला जाता है, प्रत्येक 60 रुपया देकर चला जाता है, यानी 60 रुपया तो सबको देना ही पड़ेगा, 60 रुपया देना ही पड़ेगा, सब तो दे ही रहा। 60 एक व्यक्ति का निकाल रहे हैं, यानी प्रत्येक 60 रुपया देकर चला जाता है, यानी एक व्यक्ति को तो कम से कम 60 रुपया तो देना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा 8वां व्यक्ति जो है ना सभी के औसत खर्च से 28 रुपया कम देता है।
अब 28 रुपया कम देता है, कितने के बदले वो कम देता है? 27 व्यक्ति जो जाता है उसी के बदले तो कम देता है। तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस, और यहाँ पर 28 रुपया कम देता है। तो 28 रुपया कम देता है, कितने के बदले देता है? तो 7 व्यक्ति जो देकर गया उसी के बदले देता है। तो 7 से डिवाइड मार देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ में आया? 4 बार में काटेंगे 56। अब एक व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च आया तो 8 व्यक्ति का नाश्ते पर खर्च कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 64 गुना 8 8 बाकी 4, 8 पचे 40, 4 44, 448 रुपया टोटल नाश्ता पर खर्च आएगा। ठीक है ना? और नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, बेसिक मेथड, कि 8 व्यक्ति एक जगह नाश्ता करने के लिए जाते हैं। मान लेते हैं 8 व्यक्ति के एवरेज जो है वो है x है। ठीक, अब जो है प्रत्येक 7 व्यक्ति 60 रुपया देकर चला जाता है। तो एक व्यक्ति जो है प्रत्येक 7 व्यक्ति जो है प्रत्येक 60 रुपये देकर चला जाता है। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 7 गुने 60 करेंगे, 420 रुपया होगा। 420 रुपया होगा प्लस कितना? 7 व्यक्ति का ये हो गया टोटल। अब एक 8वां व्यक्ति जो बचा हुआ तो बोल रहा औसत खर्च से 28 रुपया कम देता। पहले औसत खर्च x था, अब ये कितना देता है? x माइनस 28 देता है, बट्टे कितना हो जाएगा? 8 बराबर x कर देंगे। ठीक, x कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, 420 प्लस x माइनस 28 बटे 8 बराबर x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 420 को 28 में 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 392 हो जाएगा, प्लस x बराबर 8x हो जाएगा। ठीक ना? तो उधर जाएगा x तो 7x हो जाएगा, 7x बराबर 392। तो x बराबर क्या होगा? काट देते हैं, 7 पचे 35, 4 से 6 42, x बराबर 56 आया। 56 क्या आया? आपका एवरेज आया, लेकिन टोटल खर्च निकालना तो 56 एवरेज आया। तो ऐसा 8 व्यक्ति है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए, माफ़ कीजिएगा, इसमें करेंगे यहाँ। ठीक है ना? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 448 रुपया ये भी आएगा। ठीक है ना? ऐसे बनता है, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सिंपल है। जब भी आएगा इस तरीके से बनाना है। ठीक है ना? ये दोनों क्वेश्चन लगा हमें बता देना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बताएं। ठीक मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे कभी कभी एवरेज में पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखकर या तो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन बहुत ही इसको हम ईजिली वे में बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। बोल रहा है पहले कि एक हवाई जहाज़ जो है एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को क्रमशः जो है ना 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है? तो पूछ रहा औसत चाल। अब देखिए औसत चाल होता क्या है ना, कि टोटल को औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। यही तो हम लगाएंगे ना, बस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही लगाएंगे। देखिए पहले नंबर एक जो है वर्गाकार क्षेत्र बना लेंगे, ये वर्गाकार क्षेत्र है। ठीक, इसी के चारों भुजाओं को जो है क्रॉस करता है हवाई जहाज। एक भुजा को 200 किलोमीटर की चाल से जाता है, दूसरे को कुछ चाल से, तीसरे को कुछ चाल से, चौथे को कुछ चाल से। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, इसका चाल दिया रहे तो इस चाल के एलसीएम जो होता है ना उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है ना? वो वर्गाकार भुजा के डिस्टेंस मान लीजिए। जैसे 200, 400, 600 और 800 का एलसीएम ले लीजिएगा। 200, 400, 600 और जो बता रहे हैं इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, 800 किलोमीटर बराबर को इसको है ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका डिस्टेंस के रूप में, डिस्टेंस क्या है? औसत चाल निकालना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस हम इन इसके स्पीड के एलसीएम को मान लेते हैं टोटल, और ये सभी
भुजा का अलग अलग होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस जितना लेंगे उस सभी के बराबर होगा, क्योंकि भुजा वर्ग के बराबर होता है। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 2400 किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस मानेंगे, जबकि यह स्पीड दिया हुआ है, लेकिन स्पीड का ही एलसीएम हम डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका 2400 है मेरे भाई, 2400 किलोमीटर डिस्टेंस। ये भी 2400 हो जाएगा, ये भी 2400 हो जाएगा, ये भी 2400 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2400 हम डिस्टेंस मान लिए इन सभी के चाल का एलसीएम को, ठीक है ना। अब क्या है, हमको चाहिए क्या, औसत चाल चाहिए। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, देखिए औसत चाल का फार्मूला क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समझ आ गया होगा, ठीक है ना, किस लिए हम एलसीएम लिए, कुल समय। अब कुल दूरी क्या होगा मेरे भाई, कुल दूरी इसका वर्गाकार जो भी भुजा है चारों ओर जाएगा, टोटल डिस्टेंस का वर्ग। तो 4 गुने 2400 कर दे डायरेक्ट, इसका डिस्टेंस कुल दूरी 2400 9600 हो जाता है ना, लेकिन 4 गुने 24 ही कर देंगे तो कोई दिक्कत है, 2400। अब देखो कुल दूरी बटा कुल समय। अब समय निकालने के लिए है इतना हम एलसीएम लिए, ठीक है ना, ताकि आराम से कट जाए। देखो समय भी निकल जाता है नो डाउट, लेकिन ये फ्रैक्शन में आता है ना, फिर फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर फिर मल्टीप्लाई करते कैलकुलेटेड हो जाता है। इसीलिए हम एलसीएम लिए ताकि टाइम जो है होल नंबर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, कैलकुलेशन करने से बचे। कुल समय अब देखो क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना 2400, चाल कितना हो जाएगा मान लेते हैं पहला 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई 200 से डिवाइड कर देंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 आवर होगा ना। अब यहाँ पर इसका टाइम निकल गया। अब इसका टाइम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, दूरी 2400, चाल इतना, तो समय कितना हो जाएगा, फिर 400 डिवाइड मारेंगे तो 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर डिस्टेंस से चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे सब आवर में, अब 800 से यहाँ डिवाइड मारेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये लगे लेंदी, लेकिन कुछ नहीं, जब अब ये समझ जाइएगा ना तुरंत आप एलसीएम लेगा कर दीजिएगा। अब देखिए टोटल समय कितना लगा, एक बार 12 लगा, एक फिर 6 लगा, एक बार 4 लगा, एक बार 3 लगा, तो कितना हो जाएगा 22 3 25 होगा, 12 6 18 4 22 3 25, बस हो गया। कुछ रहा क्वेश्चन में। अब देखो इसको काटेंगे, 25 8 200, 25 नंबर 2 25, 15 25 छक्का 150। अब 96 गुने 4 करेंगे मेरे भाई, हो गया 24 के 4 बाकी 1 9 36 37, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 374 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। 374 6 24 के 4 बाकी 2 9 36 2 38 हो जाएगा, माफी चाहते हैं, 384 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना हो जाएगा आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एक ही एवरेज में आता है तो इतना कर देना, ठीक है ना, आपको चाल दे देगा। अब देखिए इसको बेसिक में करते तो क्या करते आप वर्ग था ना, वर्ग को क्या करते पहले मान लेते कोई भुजा x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी क्या करते हैं यहाँ पे 4x कर देते हैं बटे कुल समय क्या करते हैं, समय निकालते दूरी बटे चाल, 1 का x बटे चाल 200 करते हैं, फिर प्लस दूरी समय तो सब जोड़ते हैं ना, कुल दूरी बटे कुल समय, पहला का समय, फिर दूसरा का समय x बटे 400, फिर x बटे 600, फिर x बटे 800, ठीक है ना। इतना करते फिर इसका एलसीएम लेते, लेकिन फाइनली देखिए हम वहीं पे एलसीएम ले लिए। फिर एलसीएम लेते 2400, फिर यहाँ 12 लिखते हैं, 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक ना। इतना फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, फ्रैक्शन में लिखें तुरंत हो गया ना, बस फिगर खाली थोड़ा ड्रॉ कर दिए, हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। बोल रहा पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे वर्तमान आयु से 7 वर्ष बड़ा था।
पिता बोल रहा अपने पुत्र से कि जिस वक्त तुम पैदा हुआ था उस वक्त जो है ना, जो अभी तुम्हारी वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष बड़ा था मैं। और बोल रहा यदि पिता की वर्तमान आयु 69 वर्ष है तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। यदि इसको हम ट्रिक के हिसाब से बताएं तो सीधे कुछ नहीं करना। जब भी पिता अपने पुत्र को बोलेगा कि तुम्हारे वर्तमान आयु से x वर्ष बड़ा है, y वर्ष बड़ा था, जो भी था, और उसका जो पिता का वर्तमान आयु दिया रहेगा उसमें से जितना बड़ा रहेगा वो घटाकर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, 62/2 बराबर 31 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया ट्रिक के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ट्रिक ही काम आएगा, क्योंकि तुरंत बनाना है। बेसिक से आपको बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं पुत्र की आयु, जब पुत्र की आयु 0 वर्ष हुआ होगा, जब जन्म लिया होगा, ठीक, उसके बाद बोल रहा पिता की आयु जो है ना वो इससे 7 वर्ष बड़ा है। कब? वर्तमान आयु से। मान लेते हैं पुत्र जब जन्म लिया 0 वर्ष का था। अब मान लिया अब पुत्र जो है कुछ सालों के बाद x वर्ष का हो गया, ठीक है ना, x वर्ष का हो गया। लिख देते हैं यहाँ वर्ष, यहाँ भी वर्ष लिख देते हैं, ठीक। जिस वक्त जन्म लिया 0 वर्ष का था, अभी जो है x वर्ष का हो गया। अब बोल रहा है कि तुम्हारे वर्तमान आयु से, पिता बोल रहा अपने पुत्र से, यानी तुम्हारे वर्तमान आयु यानी x से जो है ना, मैं 7 वर्ष बड़ा था। कब? जब जन्म तुम लिया था। यानी अभी तुम्हारा वर्तमान आयु x है, तो मेरा उस वक्त जो है ना पिता x प्लस कितना 7 था उस वक्त। समझ में आया? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पुत्र अपने पिता जो है अपने पुत्र से बोल रहा कि बेटा जब तुम पैदा हुआ था ना उस वक्त मेरा उम्र जो है ना तुम्हारे वर्तमान उम्र से 7 वर्ष अधिक था। पिता जिस वक्त पुत्र जिस वक्त पैदा हुआ 0 वर्ष का था। अब पुत्र x वर्ष का हो गया, उसकी वर्तमान आयु x वर्ष हो गया। अब बोल रहा है पिता कि तुम्हारा जो वर्तमान आयु है ना उस वर्तमान आयु से मैं 7 वर्ष बड़ा था। कब बड़ा था? जब तुम 0 वर्ष का था, जब तुम पैदा हुआ था, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है यदि, अब देखिए उस वक्त पैदा हुआ तो पिता का उम्र x प्लस 7 था। अब ये x वर्ष का हुआ, यानी x वर्ष इसमें ऐड हुआ, x वर्ष बीता समय, तो इसमें तो भी x वर्ष बीता होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 7 हो जाएगा। x प्लस 7 प्लस x होगा, प्लस x जुट जाएगा ना, नहीं तो फिर से लिख देते हैं समझने के लिए। x प्लस 7 फिर प्लस x, इसमें भी तो x वर्ष ऐड होगा ना, समय दोनों का काउंट होगा। ऐसा थोड़े ये बड़ा होगा तो उतना ही रहेगा, वो इसका भी उम्र बढ़ेगा। तो अब x प्लस 7 प्लस x, तो अब बोल रहा है कि वर्तमान आयु पिता की जो है 69 वर्ष है। तो वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की ये है, पिता की भी यही होगी, यानी यही 2x प्लस 7 जो बराबर है मेरे भाई 69 है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 62, x बराबर 31 वर्ष, ठीक है ना। तो पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, मतलब 31 वर्ष है पुत्र की वर्तमान आयु। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक। आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक आपको समझा दिए, नहीं तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा हमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठा लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है मैंने एज का क्वेश्चन एक बता दिया। अब जो स्टार्ट होता है ये परसेंटेज का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। परसेंटेज चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है उसको हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में शामिल किए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसको शॉर्टकट करने का ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अब देखो मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति जो है चावल के खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। आपको वृद्धि होने से बोल देगा, नहीं तो कमी होने से बोल देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, देखो पहले इसको पढ़ लो। बोल रहा किसी वस्तु का मूल्य जो है जब x% से बढ़ता हो या घटता हो, ठीक,
यदि खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में वृद्धि या कमी पूछेगा आपसे। तो क्या करना, फॉर्मूला लगा देना, x बटे 100 प्लस माइनस x गुने 100 कर देना। ठीक, इतना करना। जब x का मान यहाँ बढ़ता हो तो यहाँ प्लस का यूज करेंगे, घटता हो तो माइनस का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा है ना कि वृद्धि होने से, x% वृद्धि होने से ना बढ़ता है घटता, बढ़ने के सेंस में प्लस यूज करेंगे, घटने के सेंस में माइनस का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 20% बढ़ता हो तो 20 लिख देंगे बटे 100 प्लस माइनस x 100। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा, तो प्लस का साइन यूज करेंगे, i इंटू 100 करेंगे। ठीक, तो कर देंगे 20 बटे 120 गुने 100। तो आप काटिएगा 6 बार में 3 50, तो हो जाएगा आपका 16.2/3%। ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई, लाइन कट गया था और देखिए आपको कैलकुलेशन ही करना था, उसके बाद लाइन कटा। तो आप 20 बटे 120 गुने 100 करेंगे तो आप इसको काटिएगा तो 16 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए और जब भी क्वेश्चन आए आप उस अनुसार बना दीजिएगा। जरूरी नहीं बढ़ता पूछेगा, घटता भी पूछेगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा भाई। परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया होगा और बनाए भी होंगे, कुछ लोगों से नहीं भी बना होगा। देखिए इसका हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, 2-3 मेथड से आपको बेसिक फॉर्म भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। देखिए बोल रहा है चावल के मूल्यों में जब 25% कमी होने से जो है एक व्यक्ति चावल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च जो है 20% से बढ़ जाए। इसका पहले देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तो इस तरह के क्वेश्चन का ट्रिक देखिए आपको लिख दिए हैं नीचे में कि किसी वस्तु का मूल्य, जब किसी वस्तु का मूल्य x% से बढ़ता हो या घटता हो और यदि खर्च में जो है ना 22% की वृद्धि या कमी हो जाए तो खपत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी का सीधा फार्मूला आपको लिख दिया। प्रतिशत का जो भी अंतर होगा, प्रतिशत का अंतर, जैसे यहाँ 25% है, यहाँ 20%, इसका अंतर जो एक कमी है एक बढ़ गया तो अंतर ध्यान दीजिएगा। अंतर क्या लिखेंगे वो बताएंगे, बटे 100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 x का मान लेना है। x क्या है, मूल्य बढ़ता है घटता है। यहाँ 25% कमी हो रहा तो -25 कर देंगे। समझ में आया। देखिए इसको हम पहले ये ट्रिक से बताते हैं। प्रतिशत क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा परसेंटेज अंतर। अब देखिए यहाँ परसेंटेज अंतर क्या होगा, 25% कमी हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो प्रतिशत का अंतर जो यहाँ 5 नहीं कर देना है। एक 25% की कमी हो रहा है, एक 20% बढ़ रहा है, दोनों का अंतर मेरे भाई 45 होगा। देखो 25% कम हो रहा मतलब 75 हो रहा, एगो 20% बढ़ रहा मतलब 120 हो रहा। इन दोनों का अंतर निकालोगे मेरे भाई 45 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना परसेंटेज का डिफरेंस निकालने में। ठीक है ना। जब सेम रहता तब डिफरेंस अंतर हो जाता सीधी सी, लेकिन एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा तो दोनों का जुट जाएगा परसेंटेज का अंतर। ये उम्मीद करते हैं समझ गया होंगे जो बोलना चाह रहा है। अब देख लीजिए परसेंटेज का अंतर यहाँ 45 हो जाएगा, 45 बटे, अब जो क्या हो रहा है x का मान यानी मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कमी कर देंगे। तो 100 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए 45 बटे 75 कीजिएगा इंटू 100 कीजिएगा, 3 से काटिएगा 4 से काटिए, अब हो जाएगा 15, ये तो 60% हो जाएगा। ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि 60%। अब देखिए ये तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं, लेकिन बेसिक आपको बताना होगा या फिर आपको बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा। चावल के मूल्य में बोल रहा है 25% कमी होने से,
मान लेते हैं चावल का मूल्य पहले कितना था, 100 रुपया। अब 25% कमी हो गया तो कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक, 75 हो गया। समझ में आया। अब देखिए बोल रहा हूँ उसका खर्च जो 20% से बढ़ जाता। पहले खर्च मेरा भाई कितना था, मान लेते हैं पहले खर्च जो है 100 रुपया, पहले खर्च 100 रुपया है। ठीक, अब जो है ना खर्च 120 हो गया, 20% से बढ़ के हो गया ना। अब देखो यही, अब ये दोनों को भूल जाना, ठीक है ना, ये दोनों को भूल जाना, कुछ नहीं, जो भी करना है इन दोनों का इलाज करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, जब वृद्धि पूछ रहा है ना, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लिए। पहले मान लीजिए 75 कोई संख्या था, अब 120 है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो आप कितने प्रतिशत की वृद्धि कीजिएगा, देखिए हो जाएगा 45, इसका अंतर लेंगे ना 45। वृद्धि पूछ रहा है ना, यहाँ वृद्धि पूछ रहा तो नीचे वाला सबसे छोटा मान होता है ना, वृद्धि जब भी पूछेगा तो नीचे छोटा वैल्यू लिखेंगे इंटू 100, इसको भी कट कीजिएगा तो टोटल 60% आएगा। ठीक, इतना कर देना, ऐसे कर देना। नहीं तो अब एक और आप ट्रिक लगा सकते हैं, एक और बेसिक मेथड। यहाँ तो हालांकि इसी में कर देते लेकिन नहीं किया। मान लेते हैं चावल के मूल्य पहले ये 100 रुपये पर केजी था, 1 किलो चावल खरीदता है तो पहले कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा कीमत। फिर उसी तरीके से खर्च जो पहले 100 रुपया होता था अब 120 रुपया बढ़ गया, वही चीज़ें फाइनली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कीजिएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और परसेंटेज का डिफरेंस जो है ध्यान रखिएगा, जब 20 से 1 जैसा हो तब तो डिफरेंस घट जाएगा सीधी से, लेकिन एक बढ़ता हो और दूसरा घटता हो तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा परसेंटेज का अंतर। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई करवा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज ही नाम है, और तो टॉप क्वेश्चन तो करवाएंगे। ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन इसलिए कुछ ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जिस अनुसार जिसका वेटेज रहेगा उस अनुसार क्वेश्चन करवाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाएं तो फ़ायदा क्या होगा जिसमें कुछ सीखने को ना मिले। बोल रहा है यदि चावल का मूल्य जो है ना 18 रुपये पर केजी से घटकर 16 रुपये पर केजी हो जाए तो चावल के खपत में बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च जो है ना अपरिवर्तित रहे। देखिए जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, अब बेसिक मेथड से या अपना कूल माइंड के साथ सोचते हैं ना क्वेश्चन बनाने का तो आराम से बनेगा। बोल रहा है चावल का मूल्य 18 रुपया पर केजी से घटकर जो है 16 रुपये पर केजी हो गया। एक चीज़ याद रखना, हमेशा पूछ क्या रहा है, हमेशा ये ध्यान रखना वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बोल रहा है चावल का दाम, पहले दाम लिख लेते हैं। दाम जो है चावल का जो है 18 रुपया था। ठीक, 18 रुपये पर केजी। और खर्च कितना था, खर्च मान लेते हैं ये भी 18 रुपया था, अपने मन से मान लेते हैं 18 रुपया था। ठीक है ना, तो 18 रुपये से घटकर 16 रुपये हो गया मूल्य। पहले दाम 18 था, अब 16 रुपये पर केजी हो गया ना। अब जो है ना खर्च बोल रहा अपरिवर्तित रहे। पहले खर्च कितना था, 18 था, अब भी खर्च कितना होना चाहिए, अपरिवर्तित, मतलब 18 ही अब भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई ये जो है ना ये दोनों को भूल जाओ। ठीक है ना, ये दोनों को भूल जाना। अब पहले जो है ना 16 रुपये पर केजी चावल था, खर्च इतना था, तो देखो चावल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। अब यही दोनों के बीच बोल रहा कंपैरिजन करने की कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब 18 ही रहे। तो अब देखो वृद्धि करने की बात इसलिए पूछे जो क्या बोल रहा है, फाइनली वृद्धि बोल रहा है या कमी बोल रहा है, उसको ध्यान रखना। तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना है, वृद्धि बोल रहा है ना, तो अंतर पहले ले लेंगे 2 का है,
वृद्धि पूछ रहा है मेरे भाई, वृद्धि में पूछेगा जब भी नीचे जो है ना हर में जो है डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू लेना है जब भी वृद्धि पूछेगा। तो 2/16 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो आप काट दीजिएगा 8 बार में, इसको 25 बार में, तो 25/2 बराबर 12.5% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो। और भी एक तरीका है, यदि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं और दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिए, ये तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो, चावल का मूल्य मेरे भाई 18 रुपया केजी से घटकर 16 रुपये पर केजी हो गया। देखो, अब 18 से 16 हो गया, कितना प्रतिशत घटा है पहले ये देखो। घटा है ना फाइनली, तो कितना प्रतिशत घटा है ये देखो। अंतर ले लेंगे 2, अब कितना प्रतिशत घटा है, तो घटने का सेंस में 18 हो जाएगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना। अब देखो 100/9 हो जाएगा। 100/9% का मतलब हम क्या बताए थे, 1/9, इतना बताए थे। अब देखो क्या है, बोल रहा है कि 1/9 घटता है, मतलब पहले 9 था, अब जो है ना वो मेरे भाई 8 है। एक घट गया ना, 9 से घटना है, घटा रहे हैं ना, तो पहले 9 था, अब हो गया 8। तो अब बोल रहा है फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च और परिवर्तित, पहले खर्च 9 था अब 8 हो गया, तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि पहले 9 के बराबर ही आ जाए, यानी खर्च पहले 9 था उतना ही रहे। तो इसका अंतर ले लेंगे मेरे भाई, 1/8 करेंगे, फिर परसेंटेज में पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 12.5% आएगा। समझ में आया? 25 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है ना, 12.5% ये होगा। ये समझ नहीं आएगा, फिर से बता देते हैं। देखो, चावल का मूल्य पहले 18 रुपया था, फिर अब हो गया घटकर 16 रुपया, तो कितना प्रतिशत घटा ये देख लो, पहले पता कर लो। तो बोलिएगा 100/9% घटा है, यानी 100/9 फ्रैक्शन में लिखें 1/9 घटा, यानी पहले कोई सामान 9 रुपये का था, अब हो गया 8 रुपये का, 1/9 घटा है तो 8 रुपये का हो गया। ये बताएं ना, बेसिक परसेंटेज क्लास में बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है, परसेंटेज का बेसिक क्लास दूसरा और तीसरा क्लास देखिए, समझ आ जाएगा। अब पहले जो है 9 रुपया कीमत था चावल का, अब 8 रुपया हो गया। तब वही बोल रहा है कि इस जो 8 रुपया कमी हुआ ना, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि वही जो पूर्वत खर्च जो है, पहले जितना खर्च है उतना ही हो जाए। तो इसका अंतर ले लेंगे, उसके बाद कितना प्रतिशत की वृद्धि के बाद आएगा तो छोटा वाला वैल्यू ले लेंगे, हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। एक मेथड से नहीं, 2 मेथड से नहीं, बल्कि इसको कितना बताया, 3 मेथड से बता देंगे। ठीक है ना।